24 को वो रिपोर्ट भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को स्वीकार की गई। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा संविधान का 129वां संशोधन 129 वाला करेक्शन, ये विधेयक पेश किया गया और 12 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी। उसके बाद इसको लोकसभा में पेश किया गया। 17 दिसंबर को लोकसभा में इस विधेयक को लाया गया। इसके पक्ष में 269 और विरोध में 198, तो ये विधेयक लोकसभा से भी पारित हो गया। उस समय हम सब जानते ही हैं, हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि इसको अभी और थोड़ा सा इसमें मंथन की आवश्यकता है, इसलिए इसको जेपीसी में भेज दिया जाए। और उसके बाद हमारे विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने उसको जेपीसी में भेज दिया। जेपीसी की 2 मीटिंग भी हुई है, उसकी भी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन हम सबके लिए जानना आवश्यक है कि आखिर हमारी जो हाई लेवल कमेटी थी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में थी, उस कमेटी की इसमें क्या क्या सिफारिशें आई। सबसे पहले जनता के रिएक्शन के विषय में उन्होंने बताया। लगभग 21,500 लोगों की प्रतिक्रियाएं उनको प्राप्त हुई, जिसमें से 80% रिएक्शंस, सुझाव, सिफारिशें एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में प्राप्त हुई। और इसमें भी सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि हमारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, दादरा नागर हवेली ऐसे राज्यों से भी सिफारिश आई है। और इन सब राज्यों ने भी समर्थन किया है कि अगर हमारे देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है, विकसित राष्ट्रों की सूची में हमारा देश हो, तो एक राष्ट्र एक चुनाव ये इस समय की महती आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है, हर दृष्टि से आवश्यक है। और सबसे ज्यादा रिएक्शन तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन प्रांतों से उसमें सिफारिश आई थी। सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, उन सभी से भी इस हाई लेवल कमेटी ने बातचीत की। 47 राजनीतिक दलों ने इस पर अपने विचार लिखित में दिए हैं समिति, जिसमें 32 दलों ने संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभ गिनाते हुए इसका समर्थन किया। केवल 15 दलों ने यह आशंका व्यक्त की है कि इससे लोकतंत्र विरोधी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, डेमोक्रेटिक व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी का कुछ इम्पैक्ट कम होगा, कुछ उसमें लूजनेस आएगी और क्षेत्रीय दल ये हाशिए पर आ जाएंगे। कुछ क्षेत्रीय दलों की ये आशंका थी। इसके अलावा हमारी इस हाई लेवल कमेटी, इस समिति ने जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जैसे पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व चुनाव आयुक्त और लॉ एक्सपर्ट्स, इन सबसे भी विचार विमर्श किया। इनमें भी अधिकांश लोगों ने चुनाव कराने की, एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया। बार बार चुनाव होने से संसाधनों की बर्बादी होती है, सामाजिक और आर्थिक बहुत सारे अवरोध उसमें खड़े होते हैं। इसलिए जितने भी हमारे देश के पूर्व विशेषज्ञ हैं, हमारे चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे हमारे चुनाव आयुक्त हो, और भी अलग अलग क्षेत्रों में के जो एक्सपर्ट्स हैं,
और विशेष रूप से जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने भी हमारा इसका समर्थन किया। हमारा एक बहुत बड़ा आर्थिक जगत है, CII है, फिक्की है, एसोचैम है, ये जो सारे व्यापारिक संगठन हैं इन्होंने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक स्थिरता लानी है तो एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था यहाँ होनी ही चाहिए। और उन्होंने और भी बहुत सारे इसके आर्थिक जगत में किस प्रकार का इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया है। इसके अलावा और भी कई चीजें उन्होंने बताई क्यों जरूरी है एक राष्ट्रीय चुनाव। अभी हमारे देश की GDP लगभग 7% है, लेकिन अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो ये GDP बढ़कर 10.5% हो जाएगी। ये 10% सालाना की वृद्धि से, GDP की वृद्धि से हमारा देश विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल हो जाएगा। इतना महत्व इस एक राष्ट्र एक चुनाव वाले हमारी व्यवस्था का है। इसके अलावा और भी उनको क्या बताया लोगों ने कि एक साल पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए तो 6 महीने उसकी आचार संहिता रहेगी, अगले महीने फिर विधानसभा का चुनाव रहा तो उसकी आचार संहिता लग जाएगी, फिर लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ तो उसकी आचार संहिता लग जाएगी, फिर पंचायत चुनाव का इलेक्शन हुआ तो फिर उसकी आचार संहिता लग जाएगी। बहुत सारा समय तो आचार संहिता में चला ही जाता। सरकार अगर 5 वर्ष की है तो लगभग 2 वर्ष तो आचार संहिता भी चला जाता है जिसमें वो कुछ कर नहीं सकती। 5 साल का कार्यकाल केवल 3 साल मिल रहा, यानी सरकार की पूरी क्षमता का, शक्ति का उपयोग भी नहीं हो पाता है। इसलिए भी एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक है। कुछ कानूनी और जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे भी इस हाई लेवल कमेटी कि भारतीय संविधान उसका जो आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संशोधन के बिना ये व्यवस्था लागू किया जाना बहुत मुश्किल है। इसमें संशोधन के बाद ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमें एक साथ कराने की स्थिति में रहेंगे। और जब हम एक साथ चुनाव की बातचीत करते तो कई लोगों को लगता है कि कैसे होगा, तो हमने सारे चुनाव एक साथ कराने की बात नहीं की, इसमें भी 2 फेज की है। अभी जो हम ये अभियान चला रहे हैं, अभी जो हम लोगों का विषय है उसमें फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज में केवल लोकसभा और विधानसभा, अन्य चुनावों को इसमें हमने नहीं रखा, केवल लोकसभा और विधानसभा ये चुनाव एक साथ कराए जाए। दूसरे फेज में जो लोकल बॉडी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है और हमारे पंचायत के चुनाव है, इस चुनाव के बाद लगभग 100 दिन बाद वो दूसरा फेज शुरू होना चाहिए। इसलिए अभी पहला प्रयास हमारा केवल विधानसभा, लोकसभा ये चुनाव एक साथ हो, इसके लिए चल रहा है। इससे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या फायदा होगा। फायदा तो वैसे मैंने बीच बीच में बताया ही है, लेकिन जैसा सबसे अधिक है इस शासन में निरंतरता, इसको बढ़ावा मिलेगा। अभी क्या होता है, जब हमारा कोई सरकार आती है तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, वो विकास की तरफ ध्यान नहीं देती, वो ऐसे सारे विषय सोचने लगती है कि दोबारा हम सत्ता में कैसा है, दोबारा हमारी सरकार कैसे बने, क्योंकि अभी तो सरकार हमारी गिर सकती है, हमारी सरकार हो सकती है। जब ये पक्का हो जाएगा कि हमारी सरकार, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद को रहेगा कि हम 5 साल के लिए चुने हैं, तो वो ठीक प्रकार का अब स्थिर मन से विकास की ओर ध्यान देंगे। नहीं तो चुनावी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं और उनका जो एक तरह से घोषणा पत्र रहता है, जो अपना संकल्प पत्र उनका रहता है, उस पर वो कभी उठाकर देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। उनका है कि मुझे कुछ ऐसी, चाहे मुफ्त की रेवड़ी बांटनी पड़ा, चाहे कुछ लोगों को मैनेज करना पड़ा, चुनाव में और भी बहुत सारी तो कहना चाहिए
ठीक चीज नहीं है उसका भी वो उपयोग करने के विषय में सोचते हैं, क्योंकि उनको दोबारा ना उनको कंटिन्यूटी का अभाव है, नीतिगत निर्णय लेने में देरी होगी। जैसा हमने बताया कि बहुत सारा समय तो आचार संहिता में ही जाता है, तो वो नीतिगत निर्णय कैसे लेंगे? संसाधनों का कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा। आज क्या होता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, तो बहुत सारा समय तो चुनावों में लगा रहता है। कई बार हम बातचीत करते हैं तो हमारे प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि हमारे कॉलेज में विद्यालय की छुट्टी है काफी समय से, क्योंकि चुनावी ड्यूटी पर गए हमारे सारे लोग। तो ये जो सारा है ये सब रुक जाएगा। केवल साल भर में 5 साल में एक बार ही उनको चुनावी ड्यूटी करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कितना बड़ा लाभ है। एक साल जब चुनाव अलग अलग होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी में भी हम सब पॉलिटिकल लोग, उनमें से ज्यादा अनुभव होगा कि चुनाव के समय हम चुनावी एक्टिविटी के लिए कुछ काम निकालते हैं और काम निकालते हैं तो उसमें कार्य विभाजन करते हैं। जब एक साथ चुनाव होगा तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उसमें काम करने का अवसर मिलेगा। कई बार जैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी में कब्जा जैसा हो जाता है कि 10 लोग 20 लोग ये एक्सपर्ट्स है रैली के, ये एक्सपर्ट्स है बूथ मैनेजमेंट के, तो ये वही सब उस पर कब्जा किए रहते हैं। तो सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल वर्कर्स है, उनको भी काम करने का एक अच्छा अवसर होगा, उनका भी विकास होगा और उनका भी लगेगा कि मुझे मेरी पार्टी में कुछ रोल है। वित्तीय बोझ, इसमें तो हम सब जानते ही हैं चुनाव में कितना खर्च होता है। बार बार चुनाव होंगे तो बार बार खर्च होगा, एक बार चुनाव होंगे ये तो सामान्य सी बात है, तो खर्च कम होगा। तो वित्तीय बोझ की भी हमारे कमी होगी। अब इसमें जो हमारी समिति है उसकी रिपोर्ट्स और क्या क्या किया है। एक और महत्वपूर्ण वहां उन्होंने बताया कि उस समिति में सभी राज्यों में जाकर वोटर लिस्ट देखी, तो वोटर लिस्ट में बहुत कमियां हैं। उन्होंने इसको उजागर किया है कि कोई भी राज्य अपनी वोटर लिस्ट से अपने मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो एक ही वोटर लिस्ट होगी, सभी चुनावों की एक ही वोटर लिस्ट होगी और उससे मतदाता भी संतुष्ट होंगे और मतदाताओं का पूरा उपयोग भी हो पाएगा। अलग अलग सूची में होता, विधानसभा में मैंने सब वोट दिया लेकिन लोकसभा में मेरा वोट कट गया। लोकसभा में तो हमारा वोट था परिवार का, इस बार एक ही आया, हमारा कब वोट कट गया पता नहीं। तो ये जो त्रुटियां है मतदाता सूची की, ये भी उससे सुधार की जाएगी। उसके एक और लोगों से पूछा जन भावनाएं क्या है इस विषय पर, तो सबसे ज्यादा लोगों का था कि देखिए आपका जो वोटिंग परसेंटेज है ना कम होने के पीछे यही कारण है। आप उन राज्यों की कंपैरिजन कीजिए जिनमें एक बार चुनाव होता है, एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है। आप स्वीडन की बात करिए, स्वीडन में देखिए कि 4 साल में एक बार ही चुनाव होगा वहां, और 4 साल से पहले चुनाव नहीं होगा, फिर अगले 4 साल में चुनाव होगा। 87% वहां का वोटिंग परसेंटेज होता है। हम देखते हैं, मैं यहाँ बहुत चुनाव में कार्यकर्ताओं को फोन करता रहता हूँ, अभी तो आपका 20% ही हुआ, 33% हुआ, 40% हुआ, किसी तरह 50% तो करवाइए। बहुत कोशिश करने पर भी 50% नहीं जा पाते, क्योंकि हमारा मतदाता मानसिक रूप से थकान महसूस करता है। हमारा मतदाता कहता है ये तो रोज का चक्कर है, अभी नहीं दिया 6 महीने बाद फिर दोबारा चांस आ जाएगा। इसलिए मतदाता की मतदान करने में रुचि घटती है, मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए भी आवश्यक है कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये जरूरी है। लेकिन अभी तक जो समस्याएं आ रही है
कि आखिर ये हमारे सामने चैलेंजेस क्या है। उस समिति ने जो कहा कि हम चाह तो रहे हैं, काफी आगे प्रयास बढ़ भी गया है, विधेयक भी आ गया है, जेपीसी में भी चला गया है, जेपीसी की 2 बैठकें भी हो गई है, काफी काम बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंज हैं। एक हमारा लोकसभा का कार्यकाल, जो भी संविधान में हमारी व्यवस्था है, वो 5 वर्ष का होता है, उसको उससे पहले भी भंग किया जा सकता है, हमने देखा ही होता ही। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, इसको भी पहले भंग किया जा सकता है। तो एक देश एक चुनाव का क्रम, ये हमारे सभी थोड़ा सा कैसे बरकरार रखा जाए, ये एक इस संविधान की आर्टिकल 356 और दल बदलने बहुत सारे विषयों को देखते हुए हमेशा संभावना बनी हुई है कि ये 5 साल के कार्यकाल में बीच में कभी भी दोनों में से विधानसभा या लोकसभा को किसी को भी भंग किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर देश के सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वो सोचते साहब ये तो एक अमुक राजनीतिक दल के लोगों का एजेंडा है, ये तो शायद उनका पॉलिटिकल कुछ इशू है, हम क्यों इसका समर्थन करें। देश हित के मुद्दे पर भी वो केवल पॉलिटिकल कारणों से थोड़ा संकोच करते समर्थन करने की स्थिति में नहीं आते हैं। क्षेत्रीय दलों को लगता है कि हम तो बिल्कुल सिमट जाएंगे, ये तो राष्ट्रीय दलों को इसका पूरा फायदा होगा, इसलिए अभी सारे दलों को एकमत करने का भी प्रयास हमारी ये समिति कर रही है। एक और हम देखते हैं कि अभी तो हमारे चुनाव अलग अलग होते हैं, राज्यों में भी चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा का चुनाव भी अलग होता है, विधानसभाओं के चुनाव भी अलग अलग होते हैं, फिर भी ईवीएम मशीन और वीवीपैट इसकी संख्या उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। तो एक हमारे सामने ये भी चुनौती रहेगी, ईवीएम मशीन और वीवीपैट इसको किस प्रकार से हम एक साथ, एक चुनाव हुआ, एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ तो पूरे देश भर में एक साथ लाने के लिए बहुत लंबी तैयारी चाहिए। इसकी व्यवस्था करने के लिए भी ईवीएम मशीन की भी, वीवीपैट की भी। दूसरा है सुरक्षा बलों का भी तो काम चल जाता है, अलग अलग राज्यों में सभी चुनाव सुरक्षा बल आ जाते हैं दूसरे राज्यों में चुनाव कराने के लिए। तो ये जो अतिरिक्त, चाहे ऑफिसर्स हो इलेक्शन ड्यूटी में लगने वाले और ये सुरक्षा बल हो, इनके विषय में भी एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसकी व्यवस्था भी पूरे देश भर में अभी कल्पना करना थोड़ा कठिन लगता है। हम जब लोकसभा का चुनाव होते हैं तो उसको भी कई फेस में करते हैं, अलग अलग राज्यों के फेस अलग अलग करते हैं सुरक्षा बल के कारण। कम चुनाव होगा 5 साल में, थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाएगा तो आने वाले अंदर के 5 वर्षों में वो कवर हो जाएगा। तो ये बार बार के चुनाव से जो सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, जिसको भी करने की आवश्यकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, हम सब ने देखा कि हमारे, मैं तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ आप लोगों को सभी विद्वान हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इससे भी ज़्यादा इसके विषय में और भी सोच सकते हैं कि कितने हमारे बेनिफिट और कितने प्रॉफिट है और कितना हमारा इससे नुकसान है, लेकिन कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। लेकिन उसमें भी जो हमारे सामने चैलेंजेज है इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, सबसे अधिक है हमारे यहाँ संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें भी विशेष रूप से आर्टिकल 82 इसमें जोड़ना पड़ेगा 82 फर्स्ट में, कि इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए, अभी ये व्यवस्था उसमें नहीं है। और आर्टिकल 82 जनगणना के बाद परिसीमन के बारे में है, इसके विषय में भी चेक करना। 85 है, ये राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 172 इसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा। सबसे ज्यादा संशोधन इसी में करने की आवश्यकता है, जिसमें हम राष्ट्रपति को इन्वॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो हमारी पहली बैठक होगी लोकसभा की, पहली बैठक में राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वो नोटिफिकेशन की डेट ही उसकी मूल डेट होगी, और उसके बाद फिर उससे चुनाव कराया, ये भंग करना संभव नहीं होगा बिना उसके बातचीत किए।
जिसे हम उस तारीख को अपॉइंटमेंट डेट कहेंगे, जो उस होगी। तो लोकसभा का कार्यकाल जो अपॉइंटमेंट डेट से 5 साल का होगा, उसके अगर किसी कारणवश भंग करनी तो बचे हुए कार्यकाल के लिए कर सकते हैं उसका चुनाव। इसमें जो अभी हमारी 2 बार जेपीसी कमेटी की बैठक हुई है, पहली बैठक में ये हुआ है कि इस पर कुछ लोगों के सजेशंस लिए जाए, यानी स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई जाए। स्टेक होल्डर में कौन है? सुप्रीम कोर्ट, देश के अलग अलग हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग, पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के इसमें सुझाव दिए जाए। इसके अलावा कमेटी ने एक और तय किया है, फिर दोबारा से शिक्षकों के शिक्षक संगठन, सामाजिक संगठन, एनजीओ और फिक्की, सीआईआई, उद्योग समूह, बैंक, ये जो अलग अलग समूह के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं, इन सब से भी सुझाव लिए जाए। और उस बैठक में चर्चा की है कि किस प्रकार से इनके साथ इस एजेंडे को लागू कर सकते हैं, ऐसे सजेशन इसमें लिए जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स, सुरक्षा एजेंसी और सरकारी विभाग, मीडिया संगठन, लॉ कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर्स, थिंक टैंक, ऐसे ही ये जो अलग अलग हमारे समूह हैं, जैसे हमारे शिक्षण संस्थानों में भी बात करते हैं तो आईआईटी है, आईआईएम्स है, ऐसे संस्थानों के सुझाव इसमें लिए जा सकते हैं। अभी जो केवल इतना उसमें हुआ है, अभी जेपीसी क्या करेगी इसमें विषय है कि अभी तो जेपीसी के पास है, जेपीसी की 2 मीटिंग भी हो गई है। 8 पेज के जो बिल पास किया है, अभी संसद में गया है 129वां संशोधन बिल, जो लोकसभा में पास हो गया है। उसमें एक नया अनुच्छेद 82 में एक नया वो जोड़ना पड़ेगा प्रावधान, जो मैंने अभी बताया था कि उसकी जो पहली बैठक होगी उसमें अपॉइंटेड तारीख की बात करनी पड़ेगी। संविधान का 132वां संशोधन ये अभी वहां गया है, इस पर काम होते होते लगभग 1 साल हो जाएगा, फिर 2026 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इस सदन में बिल पास करने के लिए 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर समर्थन जुटा भी लिया तो 2029 ये हो जाएगा, और 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जितनी तैयारी चाहिए, जितने जैसे हम अभी बहुत सारे विषय बताए कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा बल है, अधिकारी है, ईवीएम है, वीवीपीएट है, ये हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो 2029 तक ये एक राष्ट्र एक चुनाव वाला विधेयक, हमारा जो व्यवस्था है, ये लागू हो पाना संभव नहीं है। 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके पहली बैठक की तारीख तय करेंगे, अपॉइंटमेंट डेट तय करेंगे, तब चुनाव होंगे। फिर 5 साल बाद लोकसभा का फुल टर्म 2034 होगा। तो अगर हम अभी से ठीक से जिस गति से हमारी तैयारी चल रही है, अगर इस गति से चलेंगे तो 2034 यानी हम लोग देख पाएंगे एक राष्ट्र एक चुनाव अपने सामने, आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। इसमें विशेष रूप से आप सब के सामने ये चर्चा करने का विषय बहुत छोटा सा, ये सब आप भी जानते हैं, लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।